हेलो गाइस, बीटीएम क्लासेस कठुमर में मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी आज आपके लिए फिर से लाया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और पॉलिनोमियल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो अगर बात करें इस क्वेश्चंस की जो आपको गिवन है कि यदि अल्फा बीटा, देखो बेटा पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, इसको एनालाइज करो, उसके बाद फिर देखना है कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है और किस तरह हमें उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, अब देखो क्या कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा समीकरण इसके मूल हैं, रूट्स हैं। बेटा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा हैं। तो वह समीकरण जिसके मूल ये हों, अब समझ तो गए होंगे। वैसे हम बेसिकली इनमें इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन का रूल यूज करते हैं, मतलब समीकरण रूपांतरण। लेकिन बेटा मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद भी होगा, कि यदि एक ही मूल में अल्फा और बीटा अगर दोनों आ जाएं तो बेटा उस कंडीशन में आपको इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन कतई नहीं लगानी है। ठीक है ना, वो केवल तभी यूज लेना है जब आपको पता हो कि यहाँ केवल अल्फा है और यहाँ केवल क्या है, बीटा है। चाहे वो किसी फॉर्म में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर केवल अल्फा होना चाहिए और इधर केवल बीटा। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। अब बेटा अगर बात करें इसकी, ध्यान देना माय डियर, जो गिवन इक्वेशन है, अब इसमें ये कह क्या रहा है कि यदि अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है, क्या बेटाओ, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है lx स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल्स टू 0, और इसके जो रूट्स हैं बेटाओ, इसके रूट्स जो गिवन है वो क्या है बेटा, एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। और कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स गिवन हो तो बेटा सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस का एम अपॉन एल आ गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा ये होगा एन अपॉन एल हो गया। इसको यहीं पे स्टॉप कर दो। ठीक है बेटा, अब ये क्या कह रहा है कि वह समीकरण जिसके ये मूल हैं। अब आपको कोई ऐसी, अब आपको कोई ऐसा समीकरण निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है बेटाओ, जिसके रूट्स क्या हैं, एक तो अल्फा क्यूब बीटा है और एक क्या है, अल्फा बीटा क्यूब है। दोनों क्या हैं, अलग अलग मूल हैं। अब अगर इनसे आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन माय डियर फाइंड होगी वो कुछ इस तरह होगी। देखो ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब एक्स, और प्लस का इन दोनों का इंटू कर दो, और इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। आई मीन बेटा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ रहा है। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं जिसके रूट्स बेटा ये हैं। अब पहले तो इनका सम निकालना है। आई मीन बेटा ध्यान देना कि फर्स्ट तो आपको निकालना है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब निकालना है। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में से बेटा अल्फा बीटा कॉमन ले लो। यहाँ तो बच गया अल्फा स्क्वायर और प्लस में आ गया बीटा स्क्वायर आ गया। अब बेटा आपको कुछ याद भी आ रहा होगा, जो मैंने आपको सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बताए थे रूट्स के, उनके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब बेटा इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, ये तो अल्फा बीटा है, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर ये नहीं पता तो आप पिछले लेक्चर देखिए, उनमें सब कुछ अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है बेटा, अब देखो आगे ध्यान देना, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो। अल्फा बीटा कितना है, एन अपॉन एल, एन अपॉन एल हो गया। अल्फा प्लस बीटा कितना है माय डियर, माइनस एम अपॉन एल का होल स्क्वायर है, तो ये आ गया एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा बीटा है तो 2n अपॉन एल आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है बेटा, सिर्फ हमने इसमें जो एक एक्सप्रेशन लगाया है बेटा, उसी के अकॉर्डिंग फिर इनको वैल्यूज़ रखी हैं और इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा आगे देखना है इसको, ये बाहर तो n अपॉन एल है,
अंदर अगर इसमें हम एलसीएम लें तो बेटा क्या आएगा, एल स्क्वायर आएगा माय डियर। तो ये तो हो गया एम स्क्वायर और माइनस का 2n एल आ गया। अब इसका भी अंदर इनटू कर दो तो कितना आएगा, एन एम स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर एल और अपॉन में कितना आ गया, एल क्यूब आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा हो। अब देखो आगे क्या करना है, अब इन्हीं का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। इन्हीं का क्या करना है माय डियर, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो बेटा यहाँ पे कर रहे हैं हम थोड़ी देर के लिए, तो ये होगा एल्फा क्यूब बीटा और एल्फा बीटा क्यूब। आई मीन बेटा ये कितना आ गया, एल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4, जिसको हम एल्फा बीटा की पावर 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। और जो एल्फा बीटा है इसका मान क्या है, एन अपॉन एल है। तो बेटा ये कितना आ गया, एन की पावर 4 अपॉन एल की पावर 4। अब इन दोनों को कहाँ रख दो बेटा, यहाँ पर रख दो। अगर इसमें इनको पुट करें तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो बेटा पहले इनका सम लिखना है। सम कितना है, एन एम स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर एल अपॉन कितना आ गया माय डियर, एल क्यूब आ गया। ठीक है ना। और फिर क्या करना है, प्लस करके इनका क्या करना है बेटा, इनटू करना है। जो मल्टीप्लिकेशन में जो प्रॉपर्टी लगाई है हमने, ये हो गया n4 अपॉन l4 और इक्वल टू क्या है माय डियर, 0 आ गया। कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ तक नहीं है ना। अब देखो आगे क्या करना है, यहाँ पर जो हम एलसीएम लेंगे बेटा इन सब का, तो वो कितना आएगा, L4 आएगा। L4 का मतलब है इससे तो बेटा डायरेक्ट इनटू कर ही देंगे इसका, माइनस का यहाँ पर एक L रह गया। तो अगर इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक स्टेप आप इसमें और बढ़ाना चाहो, और प्लस का n4 और इक्वल टू कितना है माय डियर, 0 आ गया। यहाँ पर देखो बेटा ये इधर सीधा इससे इनटू होकर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और ये 0 बन गया तो अब हमारे पास रह गया L4x स्क्वायर, इसका अंदर इनटू कर दो और साथ में माइनस का भी कर दो। यहाँ पर सॉरी x आएगा बेटा, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। ठीक है ना। इस L का अंदर इनटू कर दो तो ये आ गया माइनस का L m स्क्वायर n माइनस 2n स्क्वायर L स्क्वायर x प्लस n4 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है बेटा। अब देखो थोड़ा सा अगर हम नज़र इन ऑप्शनों पे डालें माय डियर, तो इन सब में एन एल को बाहर लिया गया है। सब में क्या किया गया है, एन और एल को बाहर लिया गया है। तो इसमें से भी बेटा एन एल को क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। जब इनमें इसको कॉमन निकालते हैं बेटा तो अंदर क्या रह गया भाई, इन दोनों पदों को आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो कितना आएगा, ये आ गया माय डियर m माइनस 2nl x प्लस n की पावर 4 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना। यहाँ पर m स्क्वायर है सॉरी, क्योंकि l और n तो हमने कॉमन ले लिए। अब देखो बेटा ये किससे मैच हो रहा है, तो बेटा L4x स्क्वायर माइनस nl दोनों में आ रहे हैं। m स्क्वायर एक में यहाँ माइनस और एक में प्लस है, लेकिन हमारा क्या है बेटा, प्लस है। आई मीन ये जो नंबर थर्ड का ऑप्शन है ये बिल्कुल क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा। समझ गए होंगे ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि देखो बेटा ये गिवन इक्वेशन है, समीकरण क्या है, मोड ऑफ x इक्वल टू x माइनस 10 के हलों की क्या दिखानी है, आपको संख्या बतानी है। हलों की संख्या बतानी है कि इसमें कितने हल होंगे। तो बेटा देखो जो आपको गिवन है इसमें बेटा हमें पता है कि मोड के लिए हम 2 केसेस यूज लेते हैं। ठीक है ना। अब इसमें एक तो ये होता है मोड लेस देन 0, एक होता है ग्रेटर देन 0। अगर लेस देन 0 की बात करें तो इसको नेगेटिव लेते हैं, और ग्रेटर देन 0 की बात करें तो बेटा देखो एक तो मोड ऑफ x लेस देन 0 है तो मोड ऑफ x को माइनस x मानते हैं। एक मोड ऑफ x ग्रेटर देन 0 है तब मोड ऑफ x को क्या मानते हैं, x मानते हैं। बेटा ध्यान देना,
जब आप इसको लेके चलोगे तो x ही मानना पड़ेगा, और यहाँ पर x मानने से बेटा इसका कोई सॉल्यूशन आपको फाइंड कतई नहीं होगा। तो आपको यहाँ सीधा क्या मानना पड़ेगा, व्हेन मोड ऑफ x क्या हो बेटा, लेस देन 0 हो। तो इसमें हम मोड ऑफ x को क्या मानेंगे माय डियर, x मानेंगे, -x सॉरी, ठीक है ना। उसको वहाँ पर पुट कर दो, -x इक्वल टू x माइनस 10 हो गया। ये इधर आएगा तो माइनस का 2x इक्वल टू -10 हो गया। आई मीन x कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। लेकिन बेटा हमेशा याद रखना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई x किया, x की वैल्यू फाइंड कर ली और आप खुश हो जाए, अरे भाई सॉल्यूशन मिल गया अब तो, अब कोई टेंशन नहीं है। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कभी भी आपको कितने भी सॉल्यूशन फाइंड हो, हमेशा ये देखना है कि क्या वो सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। अगर बेटा वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, आई मीन सही है वो, अन्यथा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बेटा यहीं पर खुश मत हो जाना कि हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया और बेटा हो गए, खुश हो गए। और सॉल्यूशनों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 है। क्या है बेटा, 1 है। वैसे इसमें 1 गिवन भी नहीं है, मान लेते हैं, ठीक है। आपको 1 अरे देगा जरूर बेटा, ये बात गांठ बांध लेना। उसको भी पता होता है कि आप कहाँ पर जाकर रुकोगे, तो वो ऑप्शन आपको ज़रूर देगा जहाँ पर आप एक बार रुकोगे, और बेटा वहीं से उत्तर क्या हो जाता है, आंसर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। हमेशा कभी भी सॉल्यूशन अगर आपको फाइंड हो तो याद रखना हमेशा बेटा हो कि उसको ये देखना है कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अब बेटा रख के देखो, इसमें मोड ऑफ 5 इक्वल टू 5 माइनस 10, ये तो 5 है। क्या बेटा ये -5 के इक्वल होगा क्या, अरे बिल्कुल नहीं होगा। क्या 5 कभी -5 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो बेटा अब देख लो, पड़ गया चक्कर। तो इसमें हलों की संख्या, या ऐसे लिख दो, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये बेटा अभी से याद रखना, कभी भी कोई भी अगर आपको सॉल्यूशन निकालना हो और वो आपको फाइंड हो जाए तो ये ज़रूर देखना है कि वो सॉल्यूशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, जो हमारा फिलहाल का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो कि एक वर्ग समीकरण t है, कोई वर्ग समीकरण है जिसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है बेटा वो क्या हो रहा है, t हो रहा है, ठीक है ना। और उसके मूल क्या है, रूट्स क्या है बेटा, जो मूलों का जो समांतर माध्य है, अर्थमेटिक मीन है बेटा, वो कितना है, a है। एक क्या है बेटा, वर्ग समीकरण है, इसको आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मान सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि बात किसकी हो रही है, रूट्स की हो रही है। ऐसा नहीं है कि क्यूबिक इक्वेशन में रूट्स फाइंड नहीं करते, लेकिन मोस्टली हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ऑप्शन में भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं ना वो क्या है बेटा, t है। अब जो ये वर्ग समीकरण t है, इसके मूलों का समांतर माध्य तो ये a है, अर्थमेटिक मीन, और जो ज्योमेट्रिकल मीन है ना बेटा वो g है। तो पूछ रहा है कि वह समीकरण क्या होगा, तो वह समीकरण क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ आप इस सॉल्यूशन की बात करें तो इनमें आपको एक तो बेटा मूल ऐड करने पड़ेंगे। आप मान लो एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। एक क्या है, अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। थोड़ी देर के लिए मानते हैं। जो बेटा अर्थमेटिक मीन होता है, समांतर माध्य होता है माय डियर, ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 होगा, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है ना। और जो ज्योमेट्रिकल मीन होता है, गुणोत्तर माध्य, तो बेटा ये कितना होता है, रूट ऑफ अल्फा बीटा होता है। ये किसके, ये कितना है बेटा, a है, और ये कितना है, g है, ठीक है ना। ये तो a हो गया और ये कितना हो गया, g हो गया। अब देखो बेटा इनकी बात करें तो
अब ये तो समांतर माध्य है, ये गुणोत्तर माध्य है। अब ये कह रहा है कि बेटा एक तो अल्फा प्लस बीटा है, एक अल्फा इंटू बीटा है। जब भी बेटा हमें कभी भी आपको पता होगा कि कोई भी अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी होती है तो एक तो उन मूलों का हमें सम चाहिए और एक उन मूलों का हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए। आई मीन बेटा एक तो आपको अल्फा प्लस बीटा की नीड होगी, तो यहाँ से बेटा अगर अल्फा प्लस बीटा निकालें तो क्या होगा बेटा, 2a होगा। कितना होगा, 2a। अरे ये इधर चला गया, ठीक है ना। और यहाँ से अगर अल्फा इंटू बीटा निकालें तो ये क्या होगा बेटा, जी स्क्वायर होगा। ये तो 2a हो गया और ये कितना होगा, जी स्क्वायर होगा। अब देखो बेटा यहाँ से अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करें तो बेटा वो क्या होगी, टी स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा टी प्लस का एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना। यहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट कर दो, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो ये कितना आ गया, 280 और प्लस का जी स्क्वायर और इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब देख लो बेटा ये किससे मैच कर रहा है, टी स्क्वायर माइनस 280 प्लस जी स्क्वायर। आई मीन जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या हो गया यहाँ आपका, बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ये कोई गिवन इक्वेशन है कि यदि समीकरण के मूल अल्फा बीटा हैं, ये कोई बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं। क्या है बेटा, अल्फा और बीटा हैं। अब ये तो आप समझ ही गए बेटा कि देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है और इसके मूल क्या गिवन है, इसके मूल दिए गए हैं अल्फा और बीटा। क्या है डियर, अल्फा है और एक क्या है बेटा, बीटा है। अब देखो ध्यान देना, इन्हीं से हम एक तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं जो कितना होगा -1 और एक अल्फा इंटू बीटा वो कितना हो गया, 1 आ गया। एक तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया और एक अल्फा इंटू बीटा जो कितना है 1 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ तक नहीं है ना। अब देखो ध्यान देना, ये कह रहा है कि बेटा वह आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स एक तो बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है और एक अल्फा -2 प्लस बीटा -2 है। मतलब बेटा ये अलग अलग मूल हैं, ये एक मूल का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, दूसरे मूल का काम कर रहा है ना। समझे बेटा, ये तो एक मूल का काम कर रहा है और ये दूसरे मूल का काम कर रहा है। अब देखो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालें, अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो पहला मूल है, ठीक है ना, इसको कैसे निकालते हैं हमें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं इसको। वही आ गया बेटा सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, जो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। अब देखो बेटा यहाँ आप मान रख दो, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या आ गया, -1 का होल स्क्वायर और -2 इंटू 1 आ गया। कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ तक, अरे नहीं है ना। अब देखो -1 के होल स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है और -2 आई मीन ये कितना आ गया बेटा, -1 आ गया। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया, -1 आ गया। नेक्स्ट देखो माय डियर, अगर बात करें किसकी, दूसरे मूल की, बेटा ये कितना दिया गया है, अल्फा की पावर -2 प्लस बीटा की पावर -2। ठीक है ना, इसको अगर फाइंड करें तो बेटा ये कितना होगा, 1 अल्फा स्क्वायर और प्लस 1 बीटा स्क्वायर हो गया। इन दोनों का क्या ले लो बेटा, एलसीएम ले लें, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ गया। आई मीन ऊपर भी क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ पर आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप फाइंड कर ही चुके हो। जो आपने बेटा फाइंड किया है तो ये तो -1 है और ये बेटा इसको आप अल्फा बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्या, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो इसको अगर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिखें तो अल्फा बीटा कितना है, 1 आई मीन 1 का स्क्वायर। तो ये भी कितना आ गया बेटा, -1 आ गया। ये भी -1 है और ये भी कितना आ गया, यहाँ पर -1 फाइंड हो गया है। ठीक है ना। अब देखो एक मूल तो ये रहा बेटा, मान लो ये क्या है, ए है और एक मूल ये है, इसको मान लिया बी है। तो बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स। ठीक है बेटा, और प्लस का ए बी और इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा।
आई मीन बेटाओ एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स करना पड़ेगा और एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स करना पड़ेगा। इन दोनों को अगर यूज करें तो बेटाओ कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स का मतलब है ए प्लस बी, ए कितना है माय डियर -1, तो ये हो गया -1 और माइनस का 1x और a इंटू बी कितना होगा बेटाओ, प्लस का 1 हो गया। अरे -1 गुना -1 इंटू क्या होता है, प्लस का 1 ही होता है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये आपको जो फाइंड हुआ है ये हो गया बेटा माइनस 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 का 2 और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, कितना हो गया, प्लस हो गया। तो ये हो गया प्लस का 2x + 1 = 0 आ गया, ठीक है ना। तो बेटा ये है क्या, इसी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर और = कितना आ गया, 0 आ गया। और इसी को तो लिख सकते हैं ना x² + 2x + 1 = 0। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर = 0। आई मीन बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या आ गया, करेक्ट आ गया। क्या आ गया बेटा, बिल्कुल करेक्ट आ गया, ठीक है बेटा। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको गिवन है वो क्या कह रहा है कि b के पूर्णांक मानों की संख्या, आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसमें b के आपको वो पूर्णांक मान देखने, वो इंटीजर वैल्यूज फाइंड करनी है जिनके रूट्स क्या हों बेटाओ, पूर्णांक हो या इंटीजर हो। आई मीन बेटाओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बेटाओ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर ध्यान देना माय डियर, x² + bx - 16 = 0 है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको b के वो सभी इंटीजर वैल्यूज देखनी है। अगर उनको आप b की जगह पुट करो तो इसके रूट्स है ना बेटा वो हमेशा कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अब मान लो कि वो रूट एक तो अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। क्या है बेटा, एक तो अल्फा आ गया और एक कौन आ गया, बीटा आ गया। अब इन रूटों की बात की जाए बेटाओ तो देखो जब आप b की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, जो इंटीजर वैल्यू फाइंड करेंगे वो वही करेंगे जिनके रूट्स क्या हों बेटाओ, इंटीजर्स हों। अब ध्यान देना माय डियर, यहाँ आपने एक तो मान लिया चलो अल्फा, एक आपने मान लिया बीटा, ठीक है बेटाओ। अब जो आप अल्फा और बीटा फाइंड कर रहे हो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो बेटा कितना आना चाहिए, -16 आना चाहिए। भाई आपको अल्फा बीटा एक तो इंटीजर लेने, मूल कैसे होने चाहिए, रूट से इंटीजर होने चाहिए। और वो इंटीजर बेटाओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो दो कंडीशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो कंडीशन है उन दोनों को क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब देखो बेटाओ और इनका जो योग है अल्फा + बीटा कितना दिया हुआ है, -b, या इसी को आप माइनस को इधर भी ले सकते हो, ठीक है ना। तब आपको b फाइंड हो जाएगा। मतलब बेटाओ अल्फा और बीटा के बे सभी इंटीजर वैल्यू देखनी है जिनका इनटू कितना आता हो, -16 आता हो। तब आप वहाँ से b के अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड कर लोगे, ठीक है बेटा। अब देखो इनटू करने पर -16 आना चाहिए। अगर मान लो कि हम अल्फा 1 ले लें और बीटा ले लें बेटा -16, अल्फा तो क्या ले लिया, 1 ले लिया और बीटा ले लिया -16। अब इनका इनटू करेंगे तो बेटा कितना आएगा, -16। हो गई कंडीशन सेटिस्फाई और दोनों क्या है बेटा, इंटीजर है। अब इसमें जो b का मान निकालेंगे वो कितना आएगा बेटा, 1 - 16 आई मीन 15 आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब देखो बेटा अगर हम दूसरा -1 ले लें और प्लस का 16 ले लें, ध्यान देना, तो ये हो गया बेटा -1 × 16 कितना आ गया, आल्सो -16 फाइंड हो गया। और यहाँ से बेटा ये होगा -1 + 16 आई मीन ये हो गया माइनस का 15 हो गया, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। दो वैल्यूज़ तो ये हो गई,
देख लेना बेटा, जब आप बी की जगह यहाँ 15 रखोगे तब भी जो इसके रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इंटीजर आएंगे। जब आप -15 रखेंगे तब भी रूट्स क्या आएंगे, इसके इंटीजर फाइंड होंगे। नेक्स्ट देखो माय डियर, जैसे आपने अल्फा को 2 मान लिया, -16 लाना है तो बीटा क्या मानना पड़ेगा, -8, और दोनों का इंटू करने पर बेटा हो कितना आ गया, -16। तो इससे फाइंड होगा 2 - 8 आई मीन +6, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर इसको आप -2 मान लें तो इसको 8 मानना पड़ेगा, और -2 × 8 भी कितना आएगा, -16 आएगा। तो ये कितना हो गया बेटा, माइनस का -2 + 8, तो ये आ गया माय डियर -6 आ गया। अगली अगर अल्फा की बात करें तो यहाँ 4 कंसीडर कर लो, यहाँ -4 आ गया, तो ये कितना आएगा, 4 × -4 कितना आ गया बेटा, अगेन -16 आ गया। और इनको अगर यहाँ पुट करें तो कितना आ गया, 0 आ जाएगा। फिर से देखो बेटा, अगर इसको -4 ले लें, इसको 4, तो भी क्या होगा, ये -4 × 4, ये भी कितना हो गया बेटा, -16 आ गया। और ये भी -16 है तो ये कितना हो गया, -4 + 4 मतलब 0, मतलब ये दोनों तो आपको सेम ही लेने हैं भाई, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 है, ठीक है ना। तो बेटा जो आप b की वैल्यूज़ जो क्या हो, इंटीजर हो, जो आप कंसीडर करोगे वो आप बेटा एक तो 15 कर सकते हो, तब भी रूट्स क्या आएंगे बेटा, इंटीजर आएंगे। एक बेटा आप -50 ले सकते हो, तब भी रूट्स क्या आएंगे, इंटीजर आएंगे। एक आप 6 ले सकते हो, तब भी रूट क्या आएंगे, इंटीजर आएंगे। एक आप -6 ले सकते हो, तब भी रूट क्या आएंगे, इंटीजर आएंगे। और एक बेटा आप 0 ले सकते हो, एक आप 0 ले सकते हो। तो बेटा कुल पूर्णांक मानों की संख्या b के कुल पूर्णांक मानों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से 5 हो गई। मतलब b के कुल आप 5 ऐसे वैल्यूज़ पुट कर सकते हो जो खुद एक इंटीजर हों और जिनके रूट्स भी क्या हों बेटा, इंटीजर फाइंड होंगे। अगर बात करें माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बेटा गिवन इक्वेशन है, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कह रहा है बेटा कि कोई इक्वेशन थी, कोई भी इक्वेशन थी और हम उसको हल कर रहे थे। अब उसको हल करते समय हमने क्या किया कि जो x का गुणांक था, कोफिशिएंट ऑफ x था, जो बेटा x का गुणांक था, उसको हमने 13 के स्थान पर 17 पढ़ लिया, उसको हमने 13 के स्थान पर क्या पढ़ लिया, 17 पढ़ लिया गलती से। और जब हमने उसको 17 पढ़ा तो बेटा इसके मूल आ गए, एक तो -2 आ गया और एक क्या आ गया, -15 आ गया। एक तो -2 आ गया और एक कौन आ गया, -15 आ गया। तो समीकरण के सही मूल क्या होंगे, ये कह रहा है कि बेटा 13 की जगह 17 पढ़ लिया। अगर वास्तव में ही हम उसको 13 ही पढ़ें तो उसके मूल क्या होंगे। अब देखो बेटा, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास है वो क्या है, x² + px + q = 0, यही तो है ना, ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके जो रूट्स होंगे वो बेटा एक तो अल्फा होगा और एक क्या होगा, बीटा, या इनसे कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पर अल्फा बीटा मत मानो, ये कोई गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है कि जो हकीकत में जो एग्जैक्टली बेटा p का जो गुणांक x का जो गुणांक था वो कितना था, 13 था, लेकिन हमने कितना पढ़ लिया, 17 पढ़ लिया। अब 13 की जगह कौन पढ़ लिया, 17 पढ़ लिया। अब बेटा अगर हम वास्तव में ही बेटा इसको सही पढ़ा जाए, अरे भाई सही मूल कब आएंगे, जब इसको सही पढ़ा जाएगा, मतलब p वास्तव में ही क्या पढ़ा जाए, 13 पढ़ा जाए। जब सही पढ़ा जाए, सही पढ़ेंगे तो बेटा p कितना आएगा, 13 आ गया, ठीक है ना। तो बेटा इसके मूल क्या होंगे, जब p हम 13 यूज़ लें तब इसके रूट्स क्या होंगे,
तो बेटा इस केस में क्या करते हैं, देखो Q तो हम यहाँ से ही निकाल सकते हैं भाई, जब P बराबर कितना था 17 था, तो इसके बेटा जो रूट्स थे, मूल थे, वो कितने थे -2 और -15। चेंज किस में हो रहा है, P में ही तो हो रहा है ना। तो Q क्या होता है बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स। तो Q तो यहाँ से भी फाइंड हो सकता है, कितना आ गया 30 आ गया। जब P 17 था, अब P को कितना ले रहे हैं बेटा 13 ले रहे हैं, 13 ले रहे हैं। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, x² + 13x + 30 = कितना आ गया 0 आ गया। गिवन इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स फाइंड करने के लिए बेटा इसमें हम फैक्टर मेथड यूज़ करेंगे। तो ये हो गया x² + 3x + 10x + 30 कितना आ गया 0 आ गया। अब इनमें देख लो, दो के पेयर बना के इसमें x कॉमन आ रहा है तो x + 3 हो गया, इसमें 10 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी x + 3 हो गया, कितना है 0। आई मीन एक तो आ गया बेटा x + 10 और एक आ गया x + 3 कितना आ गया 0 आ गया। और यहीं से हम x के दो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, एक तो -10 और एक बेटा -3। तो जब हम x का गुणांक 13 ही लेते हैं तो बेटा इसके रूट्स क्या होंगे, एक तो -10 होगा और एक कितना होगा -3 होगा। तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। और यहाँ पर कितना था बेटा, ऑप्शन नंबर डी कितना है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बेटा, आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो बेटा जो अब हमारा जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि यदि समीकरण क्या बेटा, यदि समीकरण x² + x + 1 = 0 है, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पर जो इसके मूल है रूट्स हैं बेटा वो m अनुपात हैं इनके, ठीक है ना, के अनुपात में है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्या होगा, करेक्ट होगा। कभी भी बेटा याद रखना, कभी भी अगर रूट्स क्या हो रेशियो में दिए गए हों, अनुपात में गिवन हो आपको, तो आपको उनको कुछ इस तरह मानना पड़ता है माय डियर, ध्यान देना। सॉल्यूशन में अगर ये है x² + x + 1 है और = 0 है, तो इसके जो रूट्स हैं माय डियर वो एक तो m∞ है और एक क्या है n∞, क्योंकि कोई ना कोई एक रेशियो में, और एक रेशियो में तो आपको किसी कांस्टेंट के साथ इंटू करके इनको लिखना पड़ेगा। एक तो m∞ है और एक क्या है बेटा n∞ है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स। देखो हमें इनको हल करना है, हमें इनको सिर्फ हल करना है। अगर इनको जैसे ही आप हल करते हैं इनमें से कोई सा एक फाइंड हो जाए तो वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोई फिक्स एक वे नहीं दिया गया कि इस रास्ते से आपको चलकर आंसर तक आप पहुँचोगे। आपको सिर्फ इनको क्या करना है, हल करना है और देखना है कि कौन सा आंसर इनमें करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, एक तो हो गया m∞ और n∞, तो बेटा ये कितना होगा -1, ठीक है ना। और दूसरा होगा बेटा m∞ × n∞, और ये हो गया 1 आ गया। इसमें से अल्फा कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा माय डियर, m + n = -1, और ये बन गया mn∞ α² = 1। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में सिंप्लीफिकेशन करना है, इनका हल करना है बेटा। इनका हल करने पर जो हमें रिलेशन निकालना है वो m और n में निकालना है। अगर हमें बेटा रिलेशन m n में निकालना है तो अल्फा को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब या तो आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू यहाँ रख दो या यहाँ से अल्फा का मान है यहाँ रख दो। अब देखो बेटा यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, α² 1/mn आ गया, ठीक है ना। अब इधर केवल अल्फा है तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आ गया α² m + n का होल स्क्वायर = इसका स्क्वायर मतलब 1 हो गया। α² का मान बेटा यहाँ से यहाँ रख दो, तो ये कितना आएगा, m + n का होल स्क्वायर अपॉन mn आ गया, = कितना है 1 है, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ तक।
इसका होल स्क्वायर खोल दो, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 एम एन अपॉन कितना आ गया बेटा हो, एम एन और इक्वस टू कितना है 1 आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ से अगर इसकी बात की जाए, इसका अलग अलग अगर इनमें डिवाइड किया जाए तो बेटा क्या आ सकता है, यहाँ से अगर इसको किया जाए तो ये आएगा एम स्क्वायर अपॉन एम एन प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम एन प्लस 2 एम एन अपॉन एम एन और इक्वस टू कितना है 1 है, क्योंकि रिलेशन बेटा कुछ इस तरह ही दिए गए हैं। ठीक है ना। अब इनको अगर और सरल करें बेटा तो m से m गया तो ये आ गया m अपॉन n प्लस n अपॉन m प्लस का 2 इक्वस टू 1 आ गया। तो बेटा अधिकतर जो आप इसको हल करेंगे तो आपको क्या मिल सकता है, m अपॉन n प्लस n अपॉन m और प्लस का 1 इक्वस टू कितना आ सकता है 0 आ गया। लेकिन बेटा इसमें इस तरह का कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, इसमें इस तरह का कोई भी हल बेटा यहाँ पर मौजूद नहीं है, मतलब ये हमारा करेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो बेटा कुछ यहाँ पर रूट ऐसे तो चलो आ गए हमारे पास, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि रूट में आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बेटा, रूट में आ रहे हैं। अब रूट में आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, चलो कोई ना, अगर रूट में आ रहे हैं तो इसको स्क्वायर मत करो, केवल यहाँ से एल्फा का मान निकाल लो। किसका, तो एल्फा कितना आएगा 1 अपॉन रूट एम एन आ गया। और इस मान को बेटा इसमें पुट कर दो, एक में, किस में बेटा, एक डाल दो चाहे इसको एक में। जब इस मान को बेटा पुट करेंगे तो कितना आएगा m प्लस एन अपॉन रूट एम एन आ गया और इक्वस टू कितना है माई डियर -1 है। अब अगर इसको अलग अलग हम डिवाइड करें, एक तो आ गया m अपॉन रूट एम एन, एक आ गया n अपॉन रूट एम एन इक्वस टू कितना है -1। एक रूट m से बेटा ये कटेगा तो ये तो बन गया रूट m अपॉन n, और ऐसे ही इस रूट n से ये कटेगा तो रूट n अपॉन m, इसको इधर ले आएंगे +1 और इक्वस टू कितना आ गया 0 आ गया। मतलब बेटा ये इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा। भाई ज़रूरी नहीं है आपको यही दे के रखे, भाई आप सोच रहे हो सर यही क्यों नहीं किया पहले, तो ये हमको कोई आइडिया नहीं है कि हमारा सॉल्यूशन कहाँ पहुँचेगा। भाई हम तो अलग अलग तरीके से इनका सॉल्यूशन कर रहे हैं, पहले हमने ऐसे करके देख, अरे हो सकता है ये भी तो आपको ऑप्शन में मिल सकता है, भाई ये भी तो आपको ऑप्शन में रखा मिल सकता है, तो ये करेक्ट हो गया इससे। अगर ये नहीं मिल रहा तो भाई ऐसे कर लिया, चलो ये करेक्ट हो गया। हमको तो क्या है बेटा, आंसर देखना है। क्या देखना है माय डियर, हमको तो आंसर फाइंड करना है। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है कि यदि समीकरण बेटा यहाँ पर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बने और ये कह रहा है कि इन दोनों का एक मूल ओवेनिस्ट है, इन दोनों का एक मूल क्या है माय डियर, ओवेनिस्ट है। कभी भी याद रखना बेटा जैसे आपको कोई भी 2 इक्वेशन दे दी, ध्यान देना, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वस टू 0, एक है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वस टू 0, और इसमें कह दिया कि इसका एक मूल ओवेनिस्ट है। क्या है बेटा, एक मूल ओवेनिस्ट है। तो अगर इनका एक मूल ओवेनिस्ट है, इसका मतलब है बेटा इसमें अगर आपको वह मूल फाइंड करना हो, अगर इसमें आपको वह मूल फाइंड करना हो उसका अलग फॉर्मूला होता है, और अगर आपको इन्हीं में एक रिलेशन दिखाना हो तो उसका एक अलग फॉर्मूला होता है। जब भी बेटा हम मूल फाइंड करते हैं, जब भी मूल फाइंड किया जाता है माय डियर, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्फा इक्वस टू, ध्यान देना, माइनस का a1c2 माइनस a2c1 अपॉन a1b2 माइनस का a2b1। ये तो बेटा एक मूल या रूट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना।
और अगर वहीं पर आपको एक रिलेशन निकालना हो, वहीं पर आपको एक रिलेशन फाइंड करना हो, तो उसके लिए होता है बेटा, ध्यान देना, a1c2 माइनस a2c1 का होल स्क्वायर इक्वस टू a1b2 माइनस a2b1 और b1c2 माइनस b2c1, ये एक रिलेशन होता है। ठीक है बेटा, ये दोनों अलग अलग रिलेशन है एक मूल के ओवेनिस्ट होने के लिए। अब देखो बेटा, जो गिवन इक्वेशन है, जो आपको गिवन इक्वेशन दे रखी है बेटा, इसमें पहली इक्वेशन तो ये ध्यान देना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वस टू 0 है, ये तो पहली इक्वेशन हो गई। अब इसमें अगर हम ये देखें कि वास्तव में इसके मूल होंगे कैसे, अगर नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करें तो बेटा वो कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ गड़बड़ दिख रही है कि हो ना हो इसके मूल क्या हैं बेटा, इमेजनरी हैं, काल्पनिक हैं। कैसे बेटा, देखो रख के देख लो, चाहे b का मान 2 है, मतलब ये हो गया 4 माइनस 4a और 3, तो ये हो गया 4 माइनस 12 मतलब -8, जो कि क्या है बेटा, लेस देन 0 है, जो कि क्या है, लेस देन 0 है। और इसका मतलब क्या हो गया कि ज़रूर इसका जो मूलों की प्रकृति है वो बेटा क्या है, इमेजनरी है। जो आपको रूट्स फाइंड होंगे वो कैसे होंगे बेटा, इमेजनरी होंगे। और ये बात आप भी भली भांति जानते हो बेटा कि इमेजनरी रूट्स हमेशा एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, एक दूसरे के संयुग्मी होते हैं। आई मीन बेटा, इसके मूल क्या है बेटा, इमेजनरी है। ध्यान देना, इसके दोनों रूट्स क्या हैं बेटा, इमेजनरी है। और हम जानते हैं कि इमेजनरी रूट्स हमेशा क्या होते हैं बेटा, कॉन्जुगेट होते हैं। कौन से होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। अब ये कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशनों में एक मूल क्या है बेटा, ओवेनिस्ट है। इन दोनों इक्वेशनों में एक मूल क्या है, ओवेनिस्ट है। अब बेटा चूंकि इस इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या हैं, इमेजनरी है, -8 आ रहा है, तो हो ना हो बेटा जब इसके दोनों इमेजनरी हैं तो इसके जो दोनों ओवेनिस्ट मूल हैं तो ये भी इमेजनरी रूट्स ही देगा। तो बेटा दोनों तो इसके इमेजनरी रूट्स हो गए और दोनों ही इसके इमेजनरी रूट्स हो गए। एक एक मूल इनमें ओवेनिस्ट है। हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कॉमन रूट्स हैं बेटा तो हमेशा हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माय डियर जो रूट्स होते हैं वो अगर इमेजनरी हों तो वो क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। अब एक एक मूल ओवेनिस्ट हैं दोनों में और एक मूल दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो इसका बेटा साफ साफ मतलब निकलता है कि दोनों के ही रूट्स क्या होंगे बेटा, समान होंगे। दोनों मूल क्या होंगे, ओवेनिस्ट होंगे। इससे स्पष्ट है कि दोनों मूल क्या होंगे, ओवेनिस्ट होंगे। अब ज़्यादा लैंग्वेज तो लिखनी नहीं है बेटा, केवल मैंने आपको समझा दिया है भाई इसका एक रूट इमेजनरी है तो दूसरा रूट जरूर इसका कॉन्जुगेट होगा। अब मान लो वही रूट इस ओवेनिस्ट है, मतलब वही रूट इसका आ गया तो इसका कॉन्जुगेट भी वही होगा, तो दोनों मूल क्या हो गए, इसके ओवेनिस्ट हो गए। और दोनों मूल अगर इसके मूल ओवेनिस्ट हो गए तो बेटा ओवेनिस्ट मूल की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या होता है, c1/c2। ये किसकी कंडीशन बेटा, जब दोनों रूट क्या हों, ओवेनिस्ट हों, कॉमन हो। ठीक है माय डियर। अब देखो बेटा यहाँ से इनकी बात करें तो a1 क्या है, अरे a1 क्या है, पहले उस समीकरण को ले लो तो a/1 आ गया, ये आ गया बेटा b/2 और ये आ गया c/3। अरे कोई दिया हुआ थोड़ी कि पहले आपको वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी है, इसको भी ले सकते हो। और इसका मतलब क्या है बेटा कि जो a/b/c होगा वो होगा बेटा 1/2/3 हो गया। आई मीन बेटा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बेटा, फिर से मैं आपको बता देता हूँ बेटा हमने क्या किया है कि ये कह रहा है बेटा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशनों में एक मूल क्या है बेटा, ओवेनिस्ट है, कॉमन है। हमें पता है बेटा कि एक मूल ओवेनिस्ट है, मतलब एक मूल दोनों में समान है। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन के लिए हमने देखा कि इसके मूल हैं जो, उनकी वास्तव में प्रकृति क्या है। तो बेटा इनके जो रूट्स हैं वो इमेजनरी हैं, लेस देन 0 हैं, ठीक है ना। अगर रूट्स इनके इमेजनरी हैं तो मतलब बेटा हमें पता है कि इमेजनरी रूट्स हमेशा एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। अब एक मूल इन दोनों में ओवेनिस्ट हो गया और दूसरे इनके कॉन्जुगेट ही हैं, तो बेटा इनके दोनों ही मूल क्या हो गए, ओवेनिस्ट हो गए। और अगर दोनों मूल इनके ओवेनिस्ट हो गए, आई मीन बेटाओ फिर हम दोनों मूलों के ओवेनिस्ट होने की कंडीशन लगाएंगे। और दोनों मूलों के ओवेनिस्ट होने की कंडीशन क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और इस तरह बेटा हम इनका रेशियो फाइंड करते हैं।